माय नेम इज शहबाज पठान एंड आई एम योर मैथमेटिक्स टीचर। ठीक है, आज हम लोग एक नया चैप्टर डिस्कस करने वाले जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, वैसे तो चैप्टर काफी सिंपल है, बट एक कंडीशन है कि आपको क्लास 11 का अगर प्रोबेबिलिटी थोड़ा बहुत भी आता है, मतलब अगर आपको एटलीस्ट इतना तो भी आता है कि हाउ टू कैलकुलेट प्रोबेबिलिटीज ऑफ एन इवेंट, तो आपको क्लास 12 का जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है ये चैप्टर बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। ठीक है, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ क्लास 11 के कुछ नए टर्मिनोलॉजीज के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। क्लास 11 में हम लोग प्रोबेबिलिटी किस तरीके से फाइंड आउट करते थे, ये कुछ बेसिक चीजें हम लोग डिस्कस कर लेंगे जिसके हमें जरूरत क्लास 12 के प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में गिरेगी। ओके, सो आई होप कि आपका वो वीडियो पसंद आए। ठीक है, आई होप कि आपके जो बोर्ड की प्रिपरेशन है उसमें आप ये वीडियो आपकी थोड़ी हेल्प करे। और भी काफी सारे वीडियोस मैंने ऑलरेडी क्लास 12 के बच्चों के लिए बना के रखे, आप प्लेलिस्ट में जाके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लास्ट में इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ओके, स्टार्ट करते फर्स्ट टर्मिनोलॉजी के साथ जिसका नाम है रैंडम एक्सपेरिमेंट। रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है? ठीक है, हम इसको कोई बुकिश नॉलेज पे नहीं जाने वाले। ठीक है, बुकिश नॉलेज मतलब जिसमें लाइन टू लाइन लिखा हो उसको एज इट इज एक्सप्लेन कर दो, तो वैसी चीजें हम लोग नहीं करने वाले। यार हम लोग क्या करने वाले कि हम लोग उसका मतलब समझेंगे। ठीक है ना, बुकिश नॉलेज के लिए तो आप बुक को पढ़ लो तो भी आपको चीजें समझ में शायद आ जाए। ठीक है, बट हम लोग बुकिश डेफिनेशन पे यहाँ पे फोकस नहीं करने वाले। हमारा मेन फोकस रहेगा इन टर्मिनोलॉजीज को समझना। सबसे पहले हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बात करते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या? एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसमें आउटकम्स, उसके जो रिजल्ट है वो 2 या 2 से ज्यादा होते हो। आपको उन रिजल्ट के बारे में पता भी होता है, बट यू कैंट प्रेडिक्ट कि वही रिजल्ट हमें मिलेगा। ठीक है ना, फिर से एक बार सुनो मैं क्या बोला कि एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसके रिजल्ट 2 या 2 से ज्यादा हो, आपको उनके रिजल्ट भी ऑलरेडी पता होते हैं, बट यू कांट प्रेडिक्ट कि आप ये नहीं बता पाओगे कि एग्जैक्टली यही रिजल्ट हमें मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक डाई आपने थ्रो किया, आपको पता है कि उसके आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको आउटकम्स या रिजल्ट के बारे में पता होता है, बट आप ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली थ्रो करने के बाद 2 ही मिलेगा या 3 ही मिलेगा। तो ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। या फिर एक कॉइन आपने ले लिया, आपने कॉइन को टॉस किया, आपको पता है या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है, आपको उसके पॉसिबल आउटकम्स के बारे में पता होते हैं, पॉसिबल रिजल्ट के बारे में पता होते हैं, फिर भी आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते हो कि कॉइन को थ्रो करने के बाद हमें हेड ही मिलेगा या टेल ही मिलेगा। ऐसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। ऐसे एक्सपेरिमेंट को क्या बोला जाता है? रैंडम एक्सपेरिमेंट। ओके, फिर उसके बाद आते हैं आउटकम्स। आउटकम्स क्या होता है? आउटकम्स होता है पॉसिबल रिजल्ट। आउटकम जो रिजल्ट होते हैं, जैसे कॉइन को थ्रो करने के बाद हमें हेड टेल, उसको हम लोग कहते हैं आउटकम्स। डाई को थ्रो करने के बाद हमें 1 मिला, 2 3 4 5 6, उस रिजल्ट्स को हम लोग कहते हैं आउटकम्स। ओके, फिर आती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस क्या होती है? बहुत काम की चीज होती है सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस को हम लोग कैपिटल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। सैंपल स्पेस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल एस से। और सैंपल स्पेस होता क्या है? इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। इट इज अ सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। मतलब आप जैसे आपने एक एक्सपेरिमेंट किया, जैसे कि आपने एक कॉइन को थ्रो किया, तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स है, मतलब जैसे कि हेड हो सकता है या टेल हो सकता है, इस सेट को हम लोग कहते हैं सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलते हैं? सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस को हमेशा एस से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल एस से। और ये जो लिखा है एन ऑफ एस, एन ऑफ एस का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस। आपको कितने एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं? 2। तो सैंपल स्पेस क्या होता है? बेसिकली सैंपल स्पेस होता है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। ओके, उसके बाद इवेंट। अब इवेंट, बेसिकली इवेंट हम लोग उस चीज को कहते हैं जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। जैसे कि मैंने एक कॉइन को टॉस किया,
और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की हेड मिलने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, तो हेड हमारे लिए इवेंट का काम करता है। जैसे कि मैंने डाइस को थ्रो किया और मुझे फाइंड आउट करने की इवन नंबर मिलने की प्रोबेबिलिटी, तो वो इवन नंबर हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। तो इवन नंबर हमारा क्या हो गया, इवेंट हो गया। इवेंट को हम नॉर्मली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, किसी भी लेटर से आप डिनोट कर सकते हो, डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ए, बी, सी एंड सो ऑन। किसी भी कैपिटल लेटर से हम लोग डिनोट करते हैं इवेंट को। एस को छोड़ के, क्योंकि एस को तो हमने पहले ही नाम देके रखा होता है सैंपल स्पेस, तो आप बाकी कोई भी लेटर्स का यूज कर सकते हैं। नॉर्मली हम ए बी सी इन लेटर्स का यूज करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको इनका मतलब समझ में आया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट, आउटकम, सैंपल स्पेस और इवेंट क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इवेंट के तरफ। अभी हमने इवेंट डिस्कस किया था कि इवेंट मतलब हमें जिस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है हम उसे इवेंट कहते हैं, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ इवेंट में होते 3 टाइप्स के इवेंट। एक होता है एलिमेंट्री इवेंट, एक होता है सर्टेन इवेंट और एक होता है इम्पॉसिबल इवेंट। अगेन हम लोग इसकी बुकिश लैंग्वेज पे नहीं जाएंगे, इसका मतलब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम्स हो, एक ऐसा इवेंट जिसके अंदर सिर्फ एक ही आउटकम्स हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट, ठीक है। जस्ट एग्जांपल के लिए कि अ कॉइन इज थ्रोन, एक कॉइन को हमने क्या किया, थ्रो किया, अ कॉइन इज थ्रोन, ठीक है। सैंपल स्पेस आप बता सकते हो कि कॉइन को थ्रो करने के बाद हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी मिलेगी, हमें हेड मिलेगा या तो फिर टेल मिलेगा, इसे हम कहते हैं सैंपल स्पेस, ठीक है। फिर अब मैं एक इवेंट ए डिफाइन कर रहा हूं, इवेंट ए जिसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है, गेटिंग एंड गेटिंग हेड, गेटिंग अ हेड, ठीक है। एक हेड मिलना ये हमारी प्रोबेबिलिटी। तो इवेंट ए के अंदर, इवेंट ए के अंदर कौन आएगा, सिर्फ हेड आएगा। तो देखो इस इवेंट के अंदर क्या आके, एक ही एलिमेंट आके, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। या फिर एक एग्जांपल और करते, अ डाई इज थ्रोन, एक डाई को हमने क्या किया, थ्रो किया। मैं पहले सैंपल स्पेस बना लेता हूँ। सैंपल स्पेस में क्या आएगा, डाई को थ्रो करने के बाद हमें क्या क्या मिल सकते हैं, 1 मिल सकता है, 2, 3, 4, 5 या 6, ये सारे नंबर्स मिल सकते हैं। अब मैं एक इवेंट डिफाइन कर रहा हूँ, मतलब हम लोग किस चीज की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बोल दिया कि हमने एक डाई थ्रो किया और मुझे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है किसकी, ओनली इवन प्राइम नंबर की। Find the probability of getting only even prime number, या find the probability of getting even prime number। मुझे ये देखना पड़ेगा, अच्छा ए इन्होंने बोला है कि इवन प्राइम नंबर होना चाहिए, एक इवेंट है जो इवन प्राइम नंबर दे दे आपको, इवन प्राइम नंबर, तो फिर इसका मतलब एलिमेंट ए के अंदर, सॉरी इवेंट ए के अंदर कहा कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 आएगा कि नहीं, 1 तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 आएगा, हाँ बिल्कुल आएगा। 3 आएगा, नहीं 3 नहीं आएगा, भले ही 3 प्राइम नंबर है लेकिन फिर भी 3 नहीं आएगा, क्योंकि 3 क्या है, ऑड है। 4 नहीं आएगा, 5 नहीं आएगा, तो सिर्फ ए के अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। मतलब एक इवेंट इन विच देयर इज ओनली 1 आउटकम्स फ्रॉम द सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस का सिर्फ एक ही आउटकम अगर उस इवेंट में है तो उसे कहते हैं हम लोग एलिमेंट्री इवेंट। चलो ये बात समझ में आ गई, ये बात सबको समझ में आ गई, ओके। फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं सर्टेन इवेंट। अब सर्टेन इवेंट क्या, अब उसको बहुत सिंपल तरीके से समझो कि अगर मान लो एक क्लास है जिसके अंदर 30 गर्ल्स स्टूडेंट है, एक क्लास है जिसमें 30 गर्ल्स स्टूडेंट है, और एक मैडम ने क्या किया, एक टीचर ने एक स्टूडेंट को सिलेक्ट किया। आपको ये पूछा गया कि उस एक स्टूडेंट गर्ल होने की प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी, तो आप तो बोलेंगे 100% प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 30 के 30 सभी के सभी क्या गर्ल्स हैं, उसमें से एक स्टूडेंट सिलेक्ट किया तो ऑब्वियस है कि जो सिलेक्ट की गई वो गर्ल से होगी, वो क्या होगी, गर्ल ही होगी।
प्रोबेबिलिटी ऑफ चूजिंग अ गर्ल इज 100%। बात समझ गए? So, अब आते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है? आई थिंक नाम से आप लोग समझ गए होंगे कि एक ऐसा इवेंट जो पॉसिबल ही नहीं है। अगर जैसे मान लो हमने फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल के अंदर अगर मैंने एक इवेंट डिफाइन किया और जिसमें बोला गेटिंग 7, तो क्या ये पॉसिबल है? नहीं, क्योंकि अगर हम एक डाई को थ्रो कर रहे हैं तो हमें पता है कि हमारे आउटकम्स 1 से 6 के बीच में मिलेंगे, 7 तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो इम्पॉसिबल इवेंट मतलब जो पॉसिबल ही नहीं है, जिसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? हमेशा 0 होगी, उस इवेंट्स को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, तो आई होप कि आपको एलिमेंट्री इवेंट, सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गए होंगे। एलिमेंट्री इवेंट ऐसा इवेंट जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट लाई करता है। सर्टेन इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें सारे के सारे एलिमेंट लाई करते हैं, यानी सैंपल स्पेस के सभी एलिमेंट लाई करते हैं, जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% होती है, उसको हम लोग कहते हैं सर्टेन इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट एक ऐसा इवेंट जिसमें सैंपल स्पेस का कोई पॉइंट लाई ही नहीं करता, जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 होती है, उसे कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। ठीक है, ओके। अब आते हैं एक न्यू टॉपिक की तरफ जिसका नाम है यूनियन ऑफ टू सेट या यूनियन ऑफ टू इवेंट भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी पढ़ रहे इसलिए हम लोग लैंग्वेज यूज करेंगे इवेंट की। यूनियन ऑफ टू इवेंट, एक्चुअली ये टॉपिक आपने सेट चैप्टर में भी पढ़ के रखा होगा कि दो सेट का यूनियन करना। जैसे मान लो हमारे पास एक इवेंट ए गिवन है, एक इवेंट ए गिवन है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 5, एक एलिमेंट ए है, एक इवेंट ए गिवन है, और एक इवेंट बी गिवन है हमें जिसमें एलिमेंट है 3 4 5 6 7। सो यूनियन मतलब क्या है? यूनियन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे ए यूनियन बी, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए यूनियन बी। यूनियन मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। यूनियन मतलब कंबाइन करना। जैसे ए में एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5, बी में एलिमेंट है 3 4 5 6 7, तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 4 5 6 7। तो ये होता है ए यूनियन बी, दोनों इवेंट्स को कंबाइन करना, उसी को कहते हैं यूनियन। ठीक है, बात समझ में यहाँ तक? चलो अब हमारे डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? ठीक है ना, एग्जॉस्टिव इवेंट क्या होते हैं? जैसे मैं आपको जस्ट एक एग्जांपल समझा रहा हूँ कि मान लो कि आपने एक डाई को थ्रो किया, अ डाई इज थ्रोन, अ डाई इज थ्रोन। ठीक है, तो हमें पता है सैंपल स्पेस में हमें क्या क्या एलिमेंट मिलेंगे। डाई को थ्रो करने पे 1 2 3 4 5 6 ये सभी एलिमेंट मिलेंगे। ठीक है, अब मैं एक इवेंट ए डिफाइन करता हूं जिसमें मुझे गेटिंग इवन नंबर मिलेंगे। मुझे क्या मिलेंगे? इवन नंबर। ए इवेंट हमने डिफाइन किया है जिसमें हमें इवन नंबर मिल रहे हैं, तो इसका मतलब ए सेट के अंदर मुझे कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 2 4 6। और एक सेट बी मैं डिफाइन करता हूं जिसमें मुझे गेटिंग ऑड नंबर, हमें क्या मिल रहे हैं? ऑड नंबर, ऑड नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे बी में कौन से एलिमेंट मिलेंगे? 1 3 5। ओके, अब मैं क्या करता हूं, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं इन दोनों का यूनियन फाइंड आउट करता हूं, ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी जब आप फाइंड आउट करोगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना। तो ए में कौन से एलिमेंट है? 2 4 6, बी में एलिमेंट है 1 3 5, तो जब आप इनको कंबाइन करोगे तो 1 2 3 4 5 6 के बराबर में आ जाएगा, और ये आ जाएगा ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एस, मतलब सैंपल स्पेस के बराबर में आएगा। तो ऐसे इसमें हम लोग कहते हैं कि ए एंड बी आर एग्जॉस्टिव इवेंट। ऐसे इसमें हम लोग क्या कहते हैं कि ए और बी कैसे इवेंट है? एग्जॉस्टिव इवेंट है। तो एग्जॉस्टिव इवेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि अगर दो सेट है, अगर आप उनका यूनियन करते हैं और वो सैंपल स्पेस के बराबर में आते हैं तो उसको हम कहते हैं एग्जॉस्टिव। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं कि दो ही हो। अगर मान लो किसी सैंपल स्पेस के अगर 3 सबसेट बन रहे हैं या किसी सैंपल्स के 3 इवेंट बन रहे हैं और वो तीनों इवेंट का कंबाइन करने पे, यानी तीनों इवेंट का यूनियन करने पे अगर वो एस के बराबर में आता है तो हम उन तीनों को भी क्या कहते हैं?
हम उन तीनों को भी क्या कहते हैं, एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं या एग्जॉस्टिव इवेंट भी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब आते हैं इंटरसेक्शन ऑफ टू इवेंट्स क्या होते हैं। जैसे अभी हमने इसके पहले क्या देखा, यूनियन। अब हम देखेंगे इंटरसेक्शन। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, दोनों सेट्स के एलिमेंट को कंबाइन करना। इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों सेट्स के एलिमेंट में कॉमन फाइंड आउट करना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, सेट्स बोलो या इवेंट बोलो, आप बात को समझ लो। एक सेट ए दिया है या इवेंट ए दिया है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4 5, और एक इवेंट बी आपको गिवन है, इवेंट बी 3 4 5 6 7, ये इवेंट बी है। ठीक है, इंटरसेक्शन को हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, इसको रीड करना है ए इंटरसेक्शन बी। और इंटरसेक्शन में हम करते क्या, हम देखते हैं दोनों में कॉमन। अच्छा, दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में 3 कॉमन है, दोनों में 4 कॉमन है, दोनों में 5 भी कॉमन है। ठीक है, तो ये होता है ए इंटरसेक्शन बी। तो यूनियन में क्या करना होता है, यूनियन में दोनों इवेंट्स के जो एलिमेंट है उनको कंबाइन करना होता है। और इंटरसेक्शन में क्या होता है, दोनों जो एलिमेंट्स है, दोनों जो इवेंट्स हैं उनमें जो कॉमन एलिमेंट्स है वो लिखना होता है। ठीक है, ओके। अच्छा, इसी में एक होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते क्या है, अगर मान लो 2 इवेंट है जिनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आता हो, 2 इवेंट है ए एंड बी जिनका इंटरसेक्शन अगर एम्प्टी आता हो, तो ऐसे केस में हम दोनों को कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, वही एग्जांपल कि हमारे पास एक डाई है, हमने उसको थ्रो किया तो सैंपल स्पेस क्या मिला मुझे, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं कहता हूँ कि ए इवेंट मैंने डिफाइन किया जिसमें मुझे इवन नंबर मिल रहे हैं, तो ए इवेंट में आएगा 2 4 6, और बी इवेंट हमने डिफाइन किया जिसमें हमें आ रहे हैं ऑड नंबर, ऑड नंबर आ रहे हैं मतलब इसमें आएगा 1 3 5। अगर मैं आपको पूछूं कि इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, तो इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं रहेगा, तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, एम्प्टी आ जाएगा। इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा एक एम्प्टी। तो ऐसे केस में हम लोग कहते हैं कि ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या बोलते हैं इसको, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो ये बहुत ही बेसिक चल रहा है, एक्चुअली ये क्लास 11 का पार्ट है, लेकिन अगर हमें क्लास 12 का प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से करना है तो क्लास 11 का जो प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट उसकी बेसिक नॉलेज तो भी होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। तो अब आते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। तो देखो फॉर्मूला ध्यान से रखो, जैसे मान लो कि अगर एक इवेंट ए है, हमें उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला होता है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। अच्छा, इसमें एन ऑफ ए क्या है, एन ऑफ ए होता है नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट इन इवेंट ए, इन इवेंट ए। और एन ऑफ एस होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस, इन सैंपल स्पेस एस। ठीक है, तो किसी भी इवेंट की अगर हमें प्रोबेबिलिटी पता करनी है तो फॉर्मूला आपके सामने है एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। बस एन ऑफ ए पता करो, एन ऑफ एस पता करो, फॉर्मूले में पुटअप करो तो आपको इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी। ठीक है, अच्छा इसमें कुछ प्रॉपर्टीज है जो अपने को पता होनी चाहिए, जिसका नॉलेज हमें बहुत अच्छे से होना चाहिए। इसमें सबसे पहले कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में ही होगी। हर बार जब भी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करोगे आपको रिजल्ट हमेशा 0 और 1 के बीच में ही मिलना चाहिए। ठीक है, सेकेंड चीज कि कोई सैंपल स्पेस का अगर हमें किसी ने इवेंट सैंपल स्पेस का अगर हमें किसी ने प्रोबेबिलिटी पूछी तो ये हमेशा 1 आएगी, 100% रहेगी सर्टेन इवेंट। और अगर हमें किसी ने इम्पॉसिबल इवेंट यानी कि एम्प्टी इवेंट की प्रोबेबिलिटी पूछी तो वो हमेशा कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, अगर कोई इम्पॉसिबल इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 आएगी, वो तो हो ही नहीं सकता। अगर एक कोई सर्टेन इवेंट है मतलब जिसकी प्रोबेबिलिटी 100% है कि गारंटेड है तो ये तो आना ही है।
ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ एस यानी 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई यानी कि 0, प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में आएगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। ओके, फोर्थ प्रॉपर्टी के आपको एडिशनल एक थ्योरम है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये एक एडिशनल थ्योरम है जो अपने को ध्यान रखना होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा, ये आया कैसे है? अगर इसका प्रूफ हमें देखना है तो हमें थोड़ा सेट चैप्टर में जाना पड़ेगा, सेट थ्योरी में। सेट थ्योरी में था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी होता है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। आई होप कि आप सब लोगों ने सेट थ्योरी ये चैप्टर अच्छे से देख लिया होगा, उसका भी वीडियोस आपके प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। अब इन सबको अगर मैं एन ऑफ एस से डिवाइड कर दूं, एन ऑफ एस से सभी को अगर मैं डिवाइड करता हूं, इसको भी एन ऑफ एस से अगर डिवाइड किया तो ये क्या बन जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हो जाएगी, ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला तैयार हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ओके, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 5, अगर इफ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, ए और बी कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होगा कि ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? उनका एम्प्टी आ जाएगा। इसका मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0 हो जाएगी। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट अभी हमने कुछ देर पहले डिस्कस किया कि अगर दो इवेंट जिनका इंटरसेक्शन एम्प्टी है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो फिर अगर एम्प्टी है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। अच्छा, अगर ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी 0 होगा। तो फिर यही फॉर्मूला आपका कुछ इस तरीके से डेवलप होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हो जाएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी तो 0 हो गया। तो आप ये फॉर्मूला तभी यूज करोगे जब आप इस बात की श्योरिटी है कि ए और बी कैसे इवेंट है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते 6 पॉइंट पे। 6 पॉइंट में है कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ इवेंट, किसी भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? ठीक है, पहले इसको अच्छे से समझ लो कि जैसे मान लो एक सैंपल स्पेस है ए, 1 2 3 4 5 6, एक ए इवेंट है जिसमें कुछ एलिमेंट आ रहे हैं, लेट्स से 1 2 3 ये एलिमेंट आ रहे हैं। तो इवेंट ए का जो कॉम्प्लीमेंट होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, ए डैश से दिखाते हैं, या फिर ए ऊपर में ऐसा सी भी लिखते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट में होता क्या है? जैसे ए में 1 2 3 है तो जो एलिमेंट ए में नहीं है लेकिन सैंपल स्पेस में है, जैसे कि 4 5 6, तो इन दोनों को हम लोग कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। जैसे आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये ए डैश ए का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। ए डैश ए का क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसका मतलब ये एक दूसरे कैसे अपोजिट है? एक दूसरे कैसे अपोजिट है? तो अगर मैं आपको पूछूं कि ठीक है, फिर अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालता हूं और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालता हूं और इनका सम अगर करूं तो ये तो हमेशा 1 आएगा। ये तो हमेशा कितना आएगा? 1 आएगा। ये समझाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर हम निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो ये हमेशा 1 आएगा। कैसे? वो भी बता देता हूँ कि जैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला होगा एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होगा? ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का फॉर्मूला क्या होगा? एन ऑफ ए अपॉन में एन ऑफ एस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन में एन ऑफ एस हो जाएगा। तो देखो, अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट भी निकालते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मतलब कितना? एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट
एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट अपॉन एन ऑफ एस हो जाएगा। अच्छा, दोनों में बेस सेम है तो एक बार लिखेंगे एन ऑफ एस, तो ऊपर में आएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, बात यह है कि एन ऑफ ए और प्लस एन ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो एन ऑफ एस के बराबर में आएगा। ए में जितने एलिमेंट्स है और ए कॉम्प्लीमेंट में जितने एलिमेंट्स हैं उनका अगर हम सम करते हैं तो वो किसके बराबर में आएगा, एस के बराबर में आएगा, यानी ऊपर वाला एस के बराबर में हो जाएगा अपॉन में एन ऑफ एस, यानी कितना आएगा 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ये हमेशा 1 ही देगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट का रिजल्ट हमेशा 1 आएगा। तो आप इसको एज अ 6th प्रॉपर्टी भी ट्रीट कर सकते हो, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू 1। ओके, तो अभी हमने जितना डिस्कस किया है ये सभी क्लास 11 से रिलेटेड है। आई होप कि आप सब लोगों को बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। इतना बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए ही चाहिए अगर आपको प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन और बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर ये सॉल्व करना है तो, ठीक है। अब हम लोग क्लास 12 के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, बट क्लास 12 के टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि आपको किसी भी चीज की प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये पता होना चाहिए। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का फॉर्मूला क्या है, एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस है। और उसके बाद मैंने कुछ आपको प्रॉपर्टीज बताई है, उसका भी अच्छे से नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। अगर आपका ये बेसिक नॉलेज अच्छे से स्ट्रांग है तो आप क्लास 12 के टॉपिक को बहुत आसानी से समझ भी सकते हो और उसके न्यूमेरिकल बहुत आसानी से सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्लास 12 के टॉपिक के साथ। सबसे पहला हमारा टॉपिक है जिसका नाम है रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल आया कहाँ से है, रैंडम एक्सपेरिमेंट से ही आया है। और रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है ये हमने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है इस कंसेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है रैंडम वेरिएबल। अगर आप इसकी बुकिश डेफिनेशन देखना चाहते हो तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगी, अ रियल वैल्यू फंक्शन हैविंग डोमेन एज सैंपल स्पेस एसोसिएट विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाने की कोशिश करता हूँ कि मैंने क्या किया। एक एग्जांपल समझते हैं कि हमने 2 कॉइन को टॉस किए, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स आर टॉस, 2 कॉइन्स हमने क्या किए, टॉस किए। और रैंडम वेरिएबल को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। रैंडम वेरिएबल को हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं और मैंने कह दिया कि x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड, x रिप्रेजेंट नंबर ऑफ हेड। तो x क्या क्या हो सकता है अगर मैं 2 कॉइन को टॉस कर सकता हूं, अगर मैंने 2 कॉइन को टॉस किया और मैं इंटरेस्टेड हूं कि मुझे नंबर ऑफ हेड्स कितने मिलेंगे, हेड्स पता करने में, ठीक है। तो हो सकता है कि मुझे 0 हेड मिले, मतलब एक बार भी हेड नहीं मिले। पहली बार में टॉस किया टेल ही मिला, दूसरी बार टॉस किया तो भी टेल ही मिला। हो सकता है मुझे एक ही बार हेड मिले। अब वो एक बार हेड या तो पहली बार में मिला होगा या तो दूसरी बार में मिला होगा, या तो हो सकता है मुझे दोनों बार हेड मिल जाए, पहले टॉस में भी हेड मिलेगा, सेकेंड टॉस में भी हेड मिल गया। तो इससे कहते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल। इसको क्या कहते हैं, रैंडम वेरिएबल। रैंडम वेरिएबल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि एक्चुअली ये क्या है, एक वैल्यू है जो चेंज हो सकती है, या तो 0 हेड मिल सकता है, या तो 1 हेड मिल सकता है, या तो 2 हेड मिल सकता है, इसलिए हम इसको रैंडम वेरिएबल कहते हैं। रैंडम वर्ड समझ में आ गया होगा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट से आया, वेरिएबल इसलिए बोला गया कि वैल्यूज चेंज होती है, वैल्यूज चेंज हो सकती है, 0 1 2 इस तरीके से। एक और एग्जाम्पल करते हैं, एक और एग्जाम्पल, a bag contain 3 red ball, 2 white ball and 4 green ball। और फिर मैं कह रहा हूं कि if we take out 2 balls from bag। हमने क्या किया कि 2 बॉल्स निकाले बैग में से, और x में डिफाइन कर दे रहा हूं, x रिप्रेजेंट कर रहे हैं नंबर ऑफ गेटिंग रेड बॉल, नंबर ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो ये x क्या क्या हो सकता है, x क्या क्या हो सकता है। देखो एक बैग है जिसके अंदर 3 रेड बॉल है, 2 व्हाइट बॉल है और 4 ग्रीन बॉल है। हमने क्या किया, उस बैग में से 2 बॉल निकाले।
अब x को डिफाइन करके रखा है, ये क्वेश्चन में भी मेंशन होता है कि व्हाट इज x, x क्या रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो यहाँ पे x रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ गेटिंग रेड बॉल। तो ये क्या क्या हो सकता है, या तो हो सकता है कि जो दोनों बॉल आपने निकाले वो दोनों के दोनों रेड बॉल ना हो, यानी कि 0 रेड बॉल मिल गए। हो सकता है दोनों में से कोई एक ही बॉल रेड हो, तो एक ही रेड बॉल मिल गया। हो सकता है दोनों के दोनों रेड बॉल हो, तो दोनों रेड बॉल है। तो इसको कहते हैं हम लोग रैंडम वेरिएबल, ठीक है। आई होप कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आई होगी कि रैंडम वेरिएबल किसको कहा जाता है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक नंबर होता है, रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक नंबर होता है, और वो नंबर आपको सैंपल स्पेस में से ही मिलेगा। ये कहीं ना कहीं डेफिनेशन ये चीज कह रही है, देखो रियल वैल्यू फंक्शन, रैंडम वेरिएबल का एक रियल वैल्यू फंक्शन है, मतलब एक रियल वैल्यू अपने को प्रोवाइड करेगा, हैविंग डोमेन एज अ सैंपल स्पेस। वो जो रियल वैल्यू मिलेगी आपको, जो नंबर आपको मिलेगा, वो सैंपल स्पेस उसका क्या रहेगा, डोमेन रहेगा, एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, एसोसिएटेड विद रैंडम। अगर आप इसको सिंपल मैथमेटिकल वे में समझना चाहते हो तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि रैंडम वेरिएबल इज रियल वैल्यू फंक्शन, रैंडम वेरिएबल का एक रियल वैल्यू फंक्शन है जिसमें आपका जो डोमेन है वो सैंपल स्पेस है और जो रेंज है वो रहेगी रियल नंबर। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो, बट मैं चाहता हूं कि आप ये बुकिश नॉलेज पे ना जाए, ठीक है ना। मुझे नहीं लगता कि आपको ये डेफिनेशन याद करके ये चीजें समझ के कोई फायदा होगा। जो एग्जाम्पल है उस एग्जाम्पल पर से रैंडम वेरिएबल कैसे लिखना चाहिए, रैंडम वेरिएबल क्या होते हैं, इस चीज का आपको नॉलेज होना चाहिए। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली एक नंबर होता है, ठीक है ना, एक नंबर होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल। अच्छा, ये रैंडम वेरिएबल को हम इन शॉर्ट ऐसे भी लिखते हैं ना, r.v से भी रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दो टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं, एक होता है डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और एक होता है कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या होता है, अगर आपको कोई रैंडम वेरिएबल काउंट करने से मिल रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, काउंटिंग की, काउंटिंग करने से अगर आपको रैंडम वेरिएबल मिलते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर आपको रैंडम वेरिएबल मेजरमेंट्स करने से मिला तो उसको हम लोग कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। तो वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय काउंटिंग करने से अगर हमें वैल्यूज मिलती है तो उसे हम लोग कहते हैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और मेजर वैल्यूज आर ऑब्टेन्ड बाय मेजरमेंट, ठीक है। ओके, समझ जाता हूं ठीक से। अगर हमारे पास एक बुक्स है, बुक्स में पेजेस है, अगर मैंने आपको पेजेस को कितने पेजेस है अगर ऐसा पूछा तो आप क्या करेंगे, काउंट करोगे, फर्स्ट पेज, सेकंड पेज, थर्ड पेज, ऐसा काउंटिंग करोगे। तो वहां से जो आपको, जैसे मान लो आपको 300 पेजेस मिल गए, तो 300 बेसिकली क्या है, एक वेरिएबल आ गया जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रैंडम वेरिएबल। और कौन सा रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, क्योंकि हमें वो पता करने के लिए काउंट करना पड़ा, पता करने के लिए काउंट। और एक बिल्डिंग है जिसको मैंने आपको हाइट पता करने के लिए कहा, तो आपको हाइट हमेशा मेजर करनी होती है, तो जो भी नंबर मिलेगा उसको हम लोग कहेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अच्छा, मतलब चीजों को जहां काउंट करना पड़े वहां पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, चीजों को जहां मेजर करना पड़े उसे कहते हैं कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि टेम्परेचर मेजर करना पड़ेगा, हाइट मेजर करना होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास काउंट करना होगा, और नंबर ऑफ बिल्डिंग्स काउंट करनी पड़ेगी। तो इन शॉर्ट ये समझ लो कि जहां पे काउंटिंग वहां पे डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, जहां पे मेजरमेंट वहां कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ठीक है। बात समझ में आ गई। ओके, चलो कुछ रेगुलर एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये एग्जांपल शायद आपके टेक्स्ट बुक में ना मिले, बट ये एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूं कि आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का डिफरेंस और अच्छे से समझ में है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास, आइडेंटिफाई रैंडम वेरिएबल एज अ डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, ऑल्सो राइट द रेंज वेदर इट इज पॉसिबल। रेंज भी लिखना अगर पॉसिबल है तो, ठीक है। चलो देखो पहला क्वेश्चन करते हैं। अ पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स। एक पेज है, एक बुक की एक पेज है जिसके अंदर कम से कम कितने
ज्यादा से ज्यादा कितने 300 वर्ड्स लिखे गए। अ पेज इन अ बुक कैन हैव एट मोस्ट 300 वर्ड्स। अब x का मतलब क्या, रैंडम वेरिएबल। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मिसप्रिंट ऑन अ पेज। मतलब आप इमेजिन करो सिचुएशन क्या होगी कि आपके पास एक बुक है, उस पर एक पेज है, उस पर ज्यादा से ज्यादा कितने वर्ड लिखे, 300 वर्ड लिखे। आपको क्या बोला गया है कि उसमें नंबर ऑफ मिसप्रिंट कितने हैं ये पता करो। तो आप मिसप्रिंट को क्या करोगे, काउंट करोगे कि मेजर करोगे? ऑब्वियसली काउंट करोगे कि 1 मिसप्रिंट है, 2 मिसप्रिंट है, 3 मिसप्रिंट है, 4 एंड सो ऑन। तो बेसिकली ये जो है ये क्या है, ये एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर हमें इसकी रेंज पूछी गई, रेंज मतलब कि कितनी मिसप्रिंट हो सकती है, कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, तो हो सकता है कि 0 मिसप्रिंट हो, एक भी वर्ड में कोई मिसप्रिंट ना हो सकता है कि 1 ही मिसप्रिंट हो सकता है कि 2 मिसप्रिंट हो, 3, या हो सकता है 300 के 300 वर्ड मिसप्रिंट हो। इससे ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो ये रहेगी उसकी रेंज। रेंज यहाँ पे पॉसिबल है। रेंज हर क्वेश्चन में पॉसिबल है ऐसा जरूरी नहीं है। जिन क्वेश्चन में पॉसिबल है उसी क्वेश्चन में अपने को रेंज बतानी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। x का मतलब रैंडम वेरिएबल। यहाँ x क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। ठीक है, मतलब एक 50 स्टूडेंट का क्लास है, हमें ये पूछा गया कि उसमें कितने स्टूडेंट प्रेजेंट है। ये रैंडम वेरिएबल है। रैंडम वेरिएबल की डेफिनेशन क्या रिप्रेजेंट की गई यहाँ पे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट। तो आप क्या करोगे, अगर आपको बोल दिया गया कि एक 50 स्टूडेंट का क्लास है, जाके ये पता करो कि कितने स्टूडेंट है, तो आप क्या करोगे कि आप काउंट करोगे। आप क्या करोगे, काउंट करोगे कि एक स्टूडेंट प्रेजेंट है, 2, 3, 4 ऐसे काउंट करोगे। तो यहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल है x, ये बेसिकली क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। ये कौन सा वेरिएबल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। क्या इसकी रेंज बता सकते हो? हाँ बिल्कुल बता सकते हो कि आपने क्या क्या काउंटिंग की। हो सकता है क्लास में कोई भी प्रेजेंट ना हो, मतलब 0 स्टूडेंट प्रेजेंट हो सकता है 1 ही स्टूडेंट प्रेजेंट हो सकता है 2 या 3, या हो सकता है 50 के 50 स्टूडेंट प्रेजेंट हो। तो इसकी भी रेंज पॉसिबल है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। अ प्लेयर गोज टू जिम्नाशियम रेगुलरली। एक प्लेयर है जो रेगुलर बेसिस पे जिम जा रहा है। एक्स का रिप्रेजेंट कर रहा है, एक्स मतलब रैंडम वेरिएबल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रिडक्शन इन हिज वेट इन अ मंथ। एक्स रिप्रेजेंट कर रहा है कि उसने 1 महीने के अंदर कितना वेट कम किया, कितना वेट कम किया। तो इसको अपने को काउंट करना पड़ेगा कि मेजर करना होगा, मेजर करना होगा कि उसने कितना वेट कम किया। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो x है ये बेसिकली क्या है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। क्या है ये, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इसके रेंज हमारे लिए बताना मुश्किल है कि कितना वेट कम किया, वो तो पता नहीं ना कि उसका वेट कितना था, कितना कम हुआ, ये तो पता ही नहीं। हाँ, लेकिन ये बात गारंटीड है कि कितना वेट कम किया ये अपने को मेजर करना पड़ेगा। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक कम किया ये तो पता ही नहीं, इसलिए यहाँ पे रेंज हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। बट हम ये बता सकते हैं कि हाँ ये कौन सा कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये 3 एग्जांपल से डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल के बारे में और अच्छे से चीज़ें समझ में आई होगी। ओके, ठीक है, चलो कुछ और एग्जाम्पल ट्राई करते हैं। 4th एग्जाम्पल क्या बोला, नंबर ऑफ अटेम्प्ट रिक्वायर्ड बाय अ कैंडिडेट टू क्लियर IAS एग्जामिनेशन। मतलब मान लो एक स्टूडेंट है, उसने क्या किया, IAS एग्जामिनेशन दिया, तो उसको कुछ अटेम्प्ट्स लगे उस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। तो अब ये कौन सा वेरिएबल है, रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है या कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, ये हमें पूछा गया। मान लो एक स्टूडेंट है जिसको एग्जाम को क्लियर करने के लिए कुछ अटेम्प्ट्स लगे, तो आप इस अटेम्प्ट्स को क्या करेंगे, काउंट करोगे कि मेजर करोगे? ऑब्वियसली काउंट करोगे कि हो सकता है उस स्टूडेंट को 1 अटेम्प्ट लगा, मतलब पहली अटेम्प्ट पे उसने क्लियर कर लिया, हो सकते 2 अटेम्प्ट लगे, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे चीज़ों को हमें काउंट करना पड़ेगा। दैट्स वाई यहाँ जो रैंडम वेरिएबल है x, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और अगर इसकी रेंज पूछी जाए तो रेंज क्या होगा कि उसने पहले ही अटेम्प्ट में क्लियर कर लिया, या सेकंड अटेम्प्ट में, या थर्ड अटेम्प्ट में एंड सो ऑन, इस तरीके से। तो ये जो एग्जांपल नंबर 4 है, ये किसका एग्जांपल है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का। एग्जांपल नंबर 5,
ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 4, हाइट ऑफ अ स्काई क्रैपर। ये तो समझ में आता है कि हाइट है तो मेजर करना रहेगा, तो यहाँ जो रैंडम वेरिएबल होगा ये कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल होगा। कौन सा वेरिएबल रहेगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। और इसके अब हाइट हमें मेजर करना पड़ेगा, तो रेंज हमें पता नहीं होगी ना, रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये फिलहाल अभी इसमें हम बता नहीं सकते। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल, अ सैंपल ऑफ 10 बैटरीज इज सिलेक्टेड। 10 बैटरीज का सैंपल्स है जिसको हमने सिलेक्ट किया। X रिप्रेजेंट नंबर ऑफ बैटरीज दैट फेल्ड विद इन 1000 आवर्स। मतलब क्वेश्चन को समझो अच्छे से कि हमने 10 बैटरीज को सिलेक्ट किए, उन 10 बैटरीज में से x का मतलब रैंडम वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ बैटरीज दैट फेल्ड विद इन 1000 आवर्स। तो 10 बैटरी में से आप क्या बोलोगे कि ये पहली बैटरी 1000 आवर्स के अंदर फेल्ड हो गई, दूसरी बैटरी 1000 आवर्स के अंदर फेल्ड हो गई, तीसरी बैटरी 1000 आवर्स के अंदर फेल्ड हो गई। तो यहाँ पे बैटरीज को हमें काउंट करना पड़ेगा कि पहली बैटरी फेल्ड हो गई, दूसरी बैटरी फेल्ड हो गई, तीसरी बैटरी फेल्ड हो गई। तो यहाँ पे चीज़ों को काउंट करना पड़ेगा। इसलिए ये जो x है, इस x को हम लोग क्या बोलेंगे? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। ये क्या रहेगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। और यहाँ पे हम रेंज बता सकते हैं, उसकी रेंज क्या हो जाएगी कि हो सकता है कि 0 बैटरीज मतलब कोई बैटरी फेल ही नहीं हुई हो, कोई बैटरी फेल हुई नहीं मतलब 0, या हो सकता है कि 10 में से सिर्फ एक ही बैटरी फेल हुई हो, या हो सकता है कि 2 बैटरी फेल हुई हो, या हो सकता है 3 या 4, या हो सकता है कि 10 के 10 बैटरी। तो इसकी रेंज क्या रहेगी? 0 to 10। रेंज क्या हो जाएगी? 0 to 10। ठीक है। आई होप कि इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल को समझने में बहुत आसानी हो रही होगी। ठीक है, ओके। तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पे स्टॉप होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके आगे के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। बट इसके आगे के टॉपिक डिस्कस करने से पहले आज के वीडियो लेक्चर में जो कुछ भी आपको बताया गया इसको आप अच्छे से समझो। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आए तो वीडियो को रिवाइंड करके फिर से उसको एक बार समझने की कोशिश करो। आज का जो लेक्चर्स है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आगे के लेक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आई होप कि आप बच्चों के सभी कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। ठीक है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो जिनको इन चीज़ों की ज़रूरत है। जो बच्चे इस बार क्लास 12th में हैं, ठीक है, उनको ये चीज़ें फॉरवर्ड करो ताकि इस लॉकडाउन के पीरियड में उनका भी थोड़ा बहुत बेनिफिट हो जाए। और अदरवाइज अगर उनके क्लासेस शुरू भी है तो भी इस वीडियो के थ्रू उनको एक्स्ट्रा कुछ नॉलेज मिल पाए। ठीक है, चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर।